नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 24 और 23 जून दोनों दिन के करंट अफेयर के साथ। कल वीडियो नहीं आ पाया था तबीयत खराब होने की वजह से। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कल से वीडियो टाइम पर ही आपको मिलेगा। चाहे जितनी भी तबीयत खराब हो, पूरी कोशिश रहेगी करंट अफेयर आपको टाइम से मिले। आज के वीडियो में दोनों दिन के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। डेली की पीडीएफ में स्टैटिक जीके का भी बहुत सारा कंटेंट होता है, आप उसे जरूर पढ़ लिया करिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसकी पहले बात करेंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि अभी हाल फिलहाल में ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रेसिडेंट के रूप में डेनिस फ्रांसिस को अपॉइंट किया गया था। तो डेनिस फ्रांसिस अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सेशन के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए थे। इन्होंने जिनको सक्सीड किया उनका नाम क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इनका नाम है कसाबा कोरुसी। क्या नाम है? कसाबा कोरुसी। और ये कौन सा देश के हैं? तो ये हैं हंगरी के। तो ये रिटायर हो गए। इनको कुछ टाइम पहले 77वें सेशन के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था। अब कोरोसी की जगह ले ली है डेनिस फ्रांसिस ने, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अब नए प्रेसिडेंट हैं। डेनिस फ्रांसिस कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये टोबागो से बिलोंग करते हैं। किससे? टोबागो से। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर और कल के। अभी हाल ही में कौन सा देश है जो कि पहला सेंट्रल यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है? तो ये है एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं तल्लिन। क्या बोलते हैं? तल्लिन। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है। यूक्रेन की कैपिटल कीव और बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। एस्टोनिया में पहले इस बात को लेकर काफी विवाद रह चुका है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर सरकार चल रही है कजा कलास की। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं कौन? कजा कलास। तो इनकी गवर्नमेंट ने ये एक नया बिल पारित किया, और जब ये इसको पार्लियामेंट में लाया गया तो 101 लोगों में से 55 लोगों ने इसके फेवर में वोट किया और फाइनली इसको कानून बना दिया गया है। तो इसी के साथ ये पहला सेंट्रल यूरोपियन नेशन बन गया है इसको अप्लाई करने वाला। अभी हाल ही में भारत में कौन से शहर में G20 की लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की मीटिंग आयोजित करी गई है? तो इस बार इस मीटिंग का आयोजन पटना में किया गया, बिहार में। और ये मीटिंग 22 से लेकर 23 जून तक आयोजित करी गई। कल तक ये मीटिंग चली थी। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था? इस मीटिंग में G20 नेशन से 150 से ज्यादा डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया, और इसका मेन उद्देश्य था कि जो लेबर मानक हैं उनको और बेहतर बनाना। आगे आने वाले समय में लेबर वेलफेयर के लिए और भी कई सारी योजनाएं लॉन्च करी जाएं। साथ में कुछ ऐसे कानून बनाए जाए जिससे कि लेबर्स की मिनिमम जो इनकम हो वो ऐसी हो कि वो आराम से अपने और अपने परिवार का सर्वाइवल कर सकें। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर किया गया। क्योंकि ये मीटिंग पटना में आयोजित करी गई, इस वजह से बिहार के गवर्नर राजेंद्र वी अर्लेकल ने इसको इनॉग्रेट किया था। नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक जो है ये कौन से शहर में अभी हाल ही में खोला गया है? तो उत्तर भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई स्किन बैंक इनॉग्रेट किया गया है। जैसे ब्लड बैंक होता है ना, जहां पर आप रक्त देते हो, रक्तदान करते हो, या फिर आपको जरूरत होती है तो आप लेने भी जा सकते हो रक्त। तो उसी तरीके से स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। और नई दिल्ली में कहाँ पर? तो सफदरजंग हॉस्पिटल में इसका उद्घाटन किया गया है। अब ये जो स्किन बैंक है, इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर अपनी त्वचा को दान करना चाहते हो तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 6 घंटे तक उसकी स्किन ली जा सकती है। ठीक है, उसके बाद नहीं ली जा सकती है। अब ये काम में कहाँ पर आएगा? ऐसे पेशेंट जो कि जल जाते हैं, जिनकी बॉडी जल जाती है, तो उस केस में उनकी स्किन को इससे रिप्लेस किया जा सकता है। तो इस वजह से स्किन बैंक का इनॉग्रेशन नई दिल्ली में किया गया, सफदरजंग हॉस्पिटल में। इसके लिए एक नई वेबसाइट भी खोली जा रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन ने अभी कौन से संस्थान के साथ पैक्ट साइन किया है, और ये इनके साथ मिलकर महिलाओं को एम्पावर करने के लिए नई एंटरप्रेन्योरशिप प्लान को लॉन्च करेंगे? तो ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन ने पैक्ट साइन किया है। और इसके साथ मिलकर भारत में 3 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे 2025 तक के लिए, जिसमें ऐसी महिलाएं जो कि अपना खुद का काम करना चाहती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पर, तो उनको यहाँ पर चांस दिया जाएगा। जैसे कि उनको सब्सिडी दी जाएगी टैक्स में। इसके अलावा बैंकों की तरफ से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में
उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, केयर इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, फूड पैकेजिंग, इस तरीके की बहुत सारी इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो मान लीजिए अचार अच्छा बनाती है और वो चाहती हैं कि अचार का व्यापार वो करे, तो उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए मार्केट में, ठीक है? इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में करी गई थी, 1965 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं एच.एम. स्टेनर। क्या नाम है? एच.एम. स्टेनर। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये कौन है? दरअसल अभी हाल ही में इनको प्रोफेसर कोथपल्ली जयशंकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस अवार्ड से आचार्य एन गोपी को सम्मानित किया गया है। अब ये हैं कौन? तो ये पहली चीज तो ये एक प्रख्यात पोएट हैं, कवि हैं। इसके अलावा ये लिटरेरी क्रिटिक भी हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में अभी तक 56 से ज्यादा किताबें लिख ली हैं। इन किताबों में 5 ट्रांसलेशंस हैं, 7 एस्से के कंपाइलेशन है, 26 इन्होंने पोएम बेस्ड किताब लिखी हुई हैं और इसके अलावा कई सारी इन्होंने रिसर्च बुक भी लिख डाली हैं। तो इनके कार्य को देखते हुए इस क्षेत्र में, लेखक क्षेत्र में कार्य को देखते हुए, प्रोफेसर कोतापल्ली जयशंकर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। इनकी जो किताबें हैं उनको भारतीय भाषाओं में तो ट्रांसलेशन मिला ही मिला है। इसके अलावा इनकी किताबें जर्मन भाषा में भी ट्रांसलेट हो चुकी हैं, फारसी में भी हो चुकी है, रशियंस में भी हो चुकी हैं और चाइनीज में भी हो चुकी हैं। वेयर इज इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव इनॉग्रेटेड बाई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ध्रुव नाम के इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया साउथर्न नेवल कमांड में। तो साउथर्न नेवल कमांड क्या कहलाती है? कोच्चि कहलाती है, केरल की। अब ये जो ध्रुव नाम का सिमुलेटर है, ठीक है, ये क्या काम करेगा? ये पहले से ज्यादा बेहतर नेविगेशन देगा, रियल टाइम नेविगेशन देगा, जिससे कि इंडियन नेवी के एक्सपीरियंसेस और बेहतर होने वाले हैं। इसके अलावा इस सिमुलेटर का यूज हमारे साथ और भी देश जो कि नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, वहां पर उनको ट्रेनिंग देने में भी काम आएगा। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में इतिहास रच दिया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट बन गई है जिसने खुद को प्रमोट किया है योगा के थ्रू? तो ऐसा भारत के अलावा पहली बार दुनिया में किसी देश ने किया है और ये देश है ओमान। ओमान ने अभी हाल ही में एक नया कैंपेन चलाया। इस कैंपेन को नाम दिया गया सोलफुल योगा शिरेन ओमान। इसके तहत एक वीडियो जारी किया गया। उस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, जिसमें कि इंडियन एम्बेसी ओमान की सरकार को योगा के गुण बता रही है, योगा की टैक्टिक्स बता रही है और ओमान सरकार इस पूरे वर्ष को योगा प्रमोट करने में ही लगाएगा। तो ओमान इस बार पूरे तरीके से डेडिकेटेड है। साथ में ये इसके अंतर्गत टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ओमान के अंदर 7 लाख से ज्यादा भारतीय कम्युनिटी के लोगों ने भी इसको प्रमोट किया है। 2022 में भी ओमान ने इसको प्रमोट किया था, लेकिन उस टाइम पर पूरे तरीके से पूरे वर्ष भर प्रमोट करने की बात नहीं करी गई थी। 2022 में इन्होंने मस्कट योगा महोत्सव 75 दिन का मनाया था। बस इस बार अंतर यह है कि अगले 365 दिन तक ये इसको मनाएंगे। ओमान की कैपिटल है मस्कट और ओमान में इस टाइम पे जो सुल्तान है ये है हैतम बिन तारिक। क्या नाम है? हैतम बिन तारिक। क्योंकि ओमान एक ऐसा देश है जहां पर अभी भी हायरार्किकल सिस्टम चल रहा है, अभी भी यहाँ पर राजा महाराजाओं वाला सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर अभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। जो राजा है उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, इसी तरीके से राज चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो पोस्ट होती है उसे सुल्तान बोला जाता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है यहाँ पर। ओमान की करेंसी है रियाल। क्या चलता है यहाँ पर? रियाल। कितने ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने अभी हाल ही में सूरत में अंतरराष्ट्रीय योगा महोत्सव के उपलक्ष्य में एक साथ योगा करके योगा के नवे संस्करण में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है सूरत का? तो अभी हाल ही में एक साथ सूरत के अंदर 1.5 लाख भारतीय लोगों ने योगा किया नवे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में और इसी के तहत गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सूरत का नाम शामिल हो गया है। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है किसी शहर में। सूरत के अंदर 12 किलोमीटर लंबी रोड को कई सारे ब्लॉक्स में बांट दिया गया और उसमें एक साथ 1.5 लाख लोगों ने ये योगा परफॉर्म किया। 125 ब्लॉकों में इस रोड को बांट दिया गया था। ये कौन सी एयरलाइन कंपनी है जिसने अभी हाल ही में एक
एग्रीमेंट पैक्ट साइन किया है और ये अमेरिका की बोइंग कंपनी से 250 यूरोपियन मैन्युफैक्चर एयरबस एयरक्राफ्ट खरीदेंगे और साथ में 220 नए मैन्युफैक्चरर बेसिस पर बोइंग से एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। मतलब टोटल अगर बात करी जाए तो 470 एयरक्राफ्ट खरीदेगी ये कंपनी। ये कंपनी है एयर इंडिया। अभी दरअसल हाल ही में पेरिस एयर शो का आयोजन किया गया था। वहीं पर दुनिया भर की कई सारी एयरलाइन कंपनीज ने हिस्सा लिया, जिसमें से एक एयर इंडिया भी थी। पिछले ही वर्ष एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है पूरे तरीके से। तो अब ये भारत सरकार की नहीं है, एयर इंडिया टाटा की है। तो अब एयर इंडिया ये चाहती है कि 470 नए विमान इनको बोइंग से मिले, जिसमें से 250 पुरानी पद्धति पर आधारित होंगे और 220 नई पद्धति पर आधारित होंगे। ध्यान रखिए, अभी 3 दिन पहले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया है, इंडिगो ने भी पेरिस एयर शो में 400 से ज्यादा एयरबस खरीदने का प्रस्ताव पारित किया है। इन्होंने भी एक एग्रीमेंट साइन किया है और इंडिगो कम दूरी पर चलने वाली एयरबसेस के आधार पर इसी के साथ सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएगी, जिसके पास 1300 से भी ज्यादा एयरबसेस होंगी। एयर इंडिया ने पिछले साल अपना अधिग्रहण टाटा को दे दिया और टाटा ने इसे 18,000 करोड़ में खरीदा था भारत सरकार से। इसकी जो डिलीवरी है वो मोस्ट प्रोबेबली अगले 5 सालों के अंदर होनी चाहिए। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा ग्रुप के ज्यादातर ब्रांड्स के चेयरपर्सन है। ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में एक प्रपोजल डाला गया और ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा अगले कुछ टाइम के बाद कि हमारे देश में चलने वाले जितने भी ट्रक हैं और इन ट्रकों को बनाने वाली जो कंपनीज हैं, उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि जो आगे ड्राइवर का कैबिन होता है, इस कैबिन को आपको एयर कंडीशनड करना होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, पूरे भारत में ट्रक्स ही एक ऐसा व्हीकल है जिनके बारे में कोई भी कंपनी सोचने को तैयार नहीं है इस तरीके से। चाहे ठंड हो और चाहे गर्मी हो। इतनी गर्मी आज की डेट में पड़ रही है, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्हें सिर्फ लू के थपेड़े ही सहने होते हैं। मौसम कैसा भी हो, बारिश हो, ठंड हो, हर तरीके से इन्हें ये सारी चीजें वेदर को झेलना पड़ता है। तो इनके भी अपने राइट्स हैं। इन राइट्स को देखते हुए रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी ने फैसला लिया है कि आने वाले टाइम में अब जितने भी ट्रक कंपनीज होंगे, वो ऐसे ट्रक्स बनाएंगे जिसमें कैबिन एयर कंडीशनड होगा। इससे ट्रकों की जो कॉस्ट होगी उसमें 10,000 से 20,000 तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। और मैंडेटरी इसको कर दिया जाएगा 2025 से। अभी एक प्रस्ताव पारित किया गया है। तो अब आने वाले 2 साल में जो ट्रक कंपनीज हैं वो तैयार हो जाएं, ताकि वो अपने पुराने मॉड्यूल से नए मॉड्यूल में शिफ्ट कर जाएं और 2025 1 जनवरी से ये मैंडेटरी हो जाएगा पूरे तरीके से। नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम के 51वें एनुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से? तो ये है एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एनएचपीसी ने इस कमीशन ऑन लार्ज डैम की एनुअल मीटिंग में कई सारी रिपोर्ट भी रखी, जिसमें कि डैम से जुड़े हुए कई सारे इश्यूज जो कि फेस करती है सरकार, उसके बारे में बात कही गई। ये मीटिंग 11 जून को शुरू हुई थी और 15 जून तक आयोजित करी गई है। इस मीटिंग में दुनिया भर के और भी कई देशों ने और उनकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने हिस्सा लिया और अपने अपने कई सारे इश्यूज बताए गए और उनको रिजॉल्व करने की बात कही गई। एनएचपीसी की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद। ये दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, हरियाणा का हिस्सा है। और इसके चेयरपर्सन है आर के विश्नोई। कौन है? राजीव कुमार विश्नोई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूज़ है। अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी करी गई, जिसमें टॉप पर कौन सा देश रहा है? तो नंबर 1 पे इसमें देश रहा है आइसलैंड। कौन सा? नंबर 1 पे आइसलैंड, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे नॉर्वे रहा है और तीसरे नंबर पे फिनलैंड रहा है। अब अगर बात करी जाए भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है, तो भारत ने 127वीं रैंक सिक्योर करी है। इस पूरी लिस्ट में 146 देशों को शामिल किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का मतलब यह है कि यह रिपोर्ट दर्शाती है कि किस देश में पुरुष और महिलाएं दोनों के बीच में अनुपात क्या है। इस अनुपात में जिसका गैप ज्यादा है उस कंट्री को उतना ही नीचे जगह मिली है, और जहां पर गैप कम है तो जाहिर सी बात है उस कंट्री को बेहतर बताया गया है। तो आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड टॉप 3 है। भारत 127वें नंबर पे। इसके अलावा आसपास के देशों की अगर बात करें तो बांग्लादेश की स्थिति काफी बेहतर है भारत से।
59th रैंक सिक्योर करी है। चाइना की रैंक भी भारत से बेहतर है, 107वीं रैंक सिक्योर करी है। श्रीलंका भी की भी स्थिति भारत से बेहतर है, 115वीं रैंक। नेपाल की स्थिति भी भारत से बेहतर है, 116वीं रैंक। पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर नहीं है, भारत से खराब है इनकी स्थिति, 142वीं रैंक सिक्योर करी है। बाकी भूटान की अगर बात करें तो भूटान की स्थिति भी भारत से बेहतर है, 130वीं रैंक सिक्योर करी है। इसके बारे में मैंने पीडीएफ में भी डाल दिया है, सारी चीजें वहां से देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, ये तो पता है। इस बार की थीम आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बार की थीम क्या है। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ये थीम इस वजह से रखी गई है कि इस वर्ष भारत G20 को होस्ट कर रहा है। तो वसुधैव कुटुंबकम आपको पता ही है, मेहमानों के लिए भारत में यूज किया जाता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? तो म्यूजिक दिवस 21 जून को हर साल मनाया जाता है। कौन से दिन? 21 जून को। और इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य है संगीत का एक आम आदमी के जीवन में क्या महत्व है उसको समझने की बात है। संगीत आज से नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। संगीत की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जो एक तरीके के मेडिटेशन की तरह है, जो आपको स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर रखने का काम करता है। यह कौन से राज्य की पुलिस है जिसके द्वारा ऐसी महिलाएं जो कि रात में ट्रैवल करती हैं उनके लिए एक नई योजना लॉन्च करी गई है? यह है तमिलनाडु पुलिस। अब तमिलनाडु पुलिस ने जो नई योजना लॉन्च करी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पिंगल पाथु कट्टू थिट्टम। यहां पर मैं लिख देता हूं, पाथु कट्टू थिट्टम। ठीक है, पिंगल पाथु कट्टू थिट्टम। ये योजना जारी करी गई है। इस योजना के अंतर्गत रात के 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में कई सारे व्हीकल्स तमिलनाडु पुलिस के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं। ये पेट्रोल व्हीकल्स जो होंगे, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए होंगे। लगातार ये पूरी रात गश्त करते रहेंगे। इसके अलावा कई सारे टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, जैसे कि 1091 पहले से है, 1012 पहले से है, लेकिन कुछ और नए जारी किए गए हैं, जैसे कि 04428447701। इसके अलावा एक और जारी किया गया है, 284477 और 365। ठीक है, इस तरीके के दो टोल फ्री नंबर और जारी किए गए हैं। महिलाएं अगर किसी भी तरीके से इनसिक्योरिटी फील करती हैं तो वो तुरंत इस पे कांटेक्ट कर सकती हैं, और पुलिस पेट्रोल वाहन जो होगा वो तुरंत उनके नजदीकी लोकेशन तक पहुंचेगा। तमिलनाडु में इस टाइम पे सरकार किसकी है? M.K. स्टालिन यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं R.N. रवि। R.N. रवि एक टाइम पे नागालैंड के गवर्नर हुआ करते थे। अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है, फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी, जिसको बोलते हैं फिच रेटिंग। तो फिच रेटिंग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए पहले भारत का जीडीपी फोरकास्ट 6% किया था। अभी हाल ही में इसको इन्होंने बढ़ा दिया है। बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.3% कर दिया है। बाकी अगर फिच की बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? कुछ और अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें, जैसे वर्ल्ड बैंक ने भी 2024 के लिए 6.3% का प्रिडिक्शन दिया है। आईएमएफ का आपको ध्यान रखना होगा, आईएमएफ ने 2024 के लिए 5.9% का प्रिडिक्शन दिया है। अब इसी में आपको आरबीआई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पूछा जा सकता है। 6.5% का प्रिडिक्शन आरबीआई ने दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी ध्यान रखिएगा, 6.7% दिया है। ये सब 2024 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हाल ही में ब्रिक्स की सीसीआई विमेन वर्टिकल की नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही है, इनका नाम है रूबी सिन्हा। ये बनी है नई प्रेसिडेंट इसकी। रूबी सिन्हा कौन है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है शी एट वर्क। क्या नाम है? शी एट वर्क। इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर हैं रूबी सिन्हा। तो अब ये ब्रिक्स की सीसीआई विमेन वर्टिकल की प्रेसिडेंट होंगी। इन्होंने जिनकी जगह ली है, इनका नाम है शबाना नसीम। तो अब ये रिटायर हो गई हैं इस पद से, इनकी जगह पर ये आएंगी। अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनैन, पूरा इनका नाम है, इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? तो दरअसल इंडियन ओलंपिक्स कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैच, इनके द्वारा डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनैन को सम्मानित किया जाएगा ओलंपिक ऑर्डर से। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इस वजह से कि डब्ल्यूएचओ वो संस्था है जिसने कोविड पेंडेमिक के चैलेंजेस होने के बावजूद भी 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से संपन्न कराया। इस वजह से डब्ल्यूएचओ को पहले भी सम्मानित किया जा चुका है ओलंपिक कप से। अब डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट टेड्रोस एडनैन को ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया जाएगा।
2024 में जो पेरिस में ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, वहां के लिए भी टेड्रोस एडनैन को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है थॉमस बैच ने। बाकी इंडियन ओलंपिक कमेटी की अगर बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 1894 में करी गई थी। इसी साल पीएनबी की स्थापना भी करी गई है। आईओसी का हेडक्वार्टर है जिनेवा और इसके प्रेसिडेंट थॉमस बैक हैं। बाकी अगर बात करें डब्ल्यूएचओ की, इसकी स्थापना 1948 में करी गई है। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा है। एक फैक्ट आपने देखा, डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी दोनों के जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर हैं, इनमें जो डिजिट्स आ रहे हैं वो लगभग सेम है, बस आगे पीछे हैं। 1894, 1984, 48, ठीक है। अभी हाल ही में फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो फिनलैंड में अभी हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हुई और 107 सदस्यों ने इनको वोट किया है इनके फेवर में। 81 लोग इनके अपोजिट में थे। तो ये कौन है? तो इनका नाम है पेटरी ओर्पो। क्या नाम है? पेटरी ओर्पो। ओर्पो अब से फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। और ये जिसकी जगह ले रहे हैं, ये कौन है? सना मैरिन की ये जगह लेंगे। सना मैरिन की अब सरकार गिर गई है। यहाँ के राष्ट्रपति जिनका नाम है साउली निनित्सो। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साउली निनित्सो। बाकी फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। क्या बोलते हैं इसको? हेलसिंकी। अभी हाल ही में दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर्स की लिस्ट जारी करी गई ग्लोबल लीडर अप्रूवल रैंकिंग के द्वारा, जिसमें नंबर 1 पे कौन रहे? तो नंबर 1 पे एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नंबर 1 पे शुमार हुआ है। पूरे 100% वोट में, ये अचंभे वाली बात है, 75% वोटिंग जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के फेवर में है। नाउ यू कैन इमेजिन कि बाकी जितने भी ग्लोबल लीडर हैं, वो सब की रैंकिंग बाकी के 25% में आ जाती है। अब इसके बाद अगर बात करें सेकंड नंबर पे कौन रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है एलन बर्सेट। क्या नाम है? एलन बर्सेट। ये रहे सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन रहे हैं? तो ये हैं मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस लोपेस। क्या नाम है? एंड्रेस लोपेस। तो ये टॉप 3 ग्लोबल लीडर हैं जो कि सबसे लोकप्रिय रहे। बाकी जे बिडेन की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जे बिडेन 8वें नंबर पे रहे हैं। इस लिस्ट में टोटल 22 वर्ल्ड लीडर्स को शामिल किया गया है। ऋषि सुनाक जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये 13वें पोजीशन पर रहे हैं। पिछली बार बोरिस जॉनसन थे यहाँ के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, तो वो भी 13वीं रैंक पर ही थे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान मोबाइल एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यह प्रधानमंत्री किसान मोबाइल एप्लीकेशन इसलिए लॉन्च किया गया है कि आपको पता होना चाहिए, भारत में ऐसे किसान जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, वो पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर साल 6,000 रुपए के लाभार्थी होते हैं। ये 6,000 रुपए इनको 2-2 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है, अब इसमें केवाईसी का प्रोसेस दे दिया गया है कि आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपना आधार और पैन लगाकर पूरी केवाईसी करनी होगी, जिससे कि सरकार के पास एक प्रॉपर डेटा रहे कि कितने लोग इसके लाभार्थी हैं और सही व्यक्ति को ही पैसा पहुंच रहा है। तो अगर अब आपको प्रधानमंत्री किसान मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इसका फायदा उठाना है, तो आपको इसमें रजिस्टर खुद को कराना होगा। भारत सरकार ने आज तक 2,42,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इस योजना के अंतर्गत। पूरे भारत भर में 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में इतना पैसा जा चुका है। यह कौन सा फाइटर जेट इंजन है जिसको अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर बनाएगी इंडियन एयरफोर्स के लिए? तो ये जो इंजन है पर्टिकुलर, ये है एफ का इंजन, एफ सीरीज का इंजन है। 414 414 इंजन को अमेरिका की जी एरोस्पेस एचएल के साथ मिलकर बनाएगी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के लिए इनको डिजाइन किया जाएगा। जब ये बनकर तैयार होंगे तो ये इंडियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 की कैटेगरी में आएंगे, मतलब LCK सीरीज के होंगे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मतलब यह है कि ये काफी हल्की रेंज के होते हैं, इनका वजन काफी कम होता है और ये कम दूरी से ही हवा में उड़ान भी भर सकते हैं और कम दूरी के रनवे पर ही लैंड भी कर सकते हैं आसानी से। एचएल की स्थापना 1940 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके चेयरपर्सन है सीबी अनंत कृष्णन। क्या नाम है? सीबी अनंत कृष्णन। बाकी जीई एरोस्पेस की अगर बात करें
तो इसकी स्थापना 1917 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है ओहियो। ओहियो कहाँ है? अमेरिका में। और इसके प्रेसिडेंट हैं एच लॉरेंस। क्या नाम है? एच लॉरेंस। ये कौन सी कंपनी है जिसने, अमेरिकी कंपनी है कौन सी है जिसने भारत की इफ्को के साथ मिलकर पैक्ट पर साइन किया है और ये दुनिया भर में नैनो यूरिया को एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे? तो आपको बता दूं, दुनिया में पहली कंपनी ये इफ्को है जो कि नैनो यूरिया को एक्सपोर्ट कर रही है, और ये भारत की कंपनी है। इवन इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? इफ्को का मतलब है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड कंपनी। और इफ्को का हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली ही है। तो अभी अमेरिकी कंपनी ये है कपूर इंटरप्राइजेस इनकॉर्पोरेशन। ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। ये चाहते हैं कि इफ्को इनका साथ दें और ये नैनो यूरिया को पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें। अभी तक इफ्को के द्वारा ये जो नैनो यूरिया की बोतल है जो कि 500 ml की है, इसको पूरे भारत भर में करीब 6 करोड़ लोगों को बेचा जा चुका है। आपको पता है अभी तक आम किसान जो कि एक बोरी यूरिया खरीदता था, उस एक बोरी यूरिया की जगह पर अब सिर्फ एक बॉटल आप यूज करिए जो कि आधे लीटर की आती है नैनो यूरिया की, वही अपने आप में पर्याप्त है। ये अपने आप में काफी इफेक्टिव साबित हुई है पिछले कुछ टाइम में। तो अब दुनिया भर में इसको एक्सपोर्ट करने की बात आई है, जिसमें इफ्को की मदद करेंगे कपूर इंटरप्राइजेस। इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ये हैं यूएस अवस्थी। कौन है? यूएस अवस्थी। इसके चेयरपर्सन है दिलीप साघानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2023 अभी बांटे गए। कितनी नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं जिनको इन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो टोटल अगर बात करें तो 30 नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं जिनको सम्मानित किया गया है अपने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। इसमें से अगर बात करें तो 10 एएनएम नर्सेज हैं। एएनएम का मतलब ऑक्सिलरी नर्सेज ऑफ मिडवाइफ्स इनको बोलते हैं। ठीक है? एक तरीके से नर्सेज के अंडर में होती हैं, प्रॉपर नर्सेज के अंडर में होती हैं। और 4 हेल्थ विजिटर्स हैं जिनको सम्मानित किया गया है। ये नर्सेस से ऊपर होते हैं, जिनको आप हेड ऑफ नर्स भी बोल सकते हो। और 16 नर्सेस हैं। ठीक है? तो टोटल आप देख लो, 16 4 20 10 30, 30 नर्सेस प्रोफेशनल्स को उत्कृष्ट कार्य के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इवेंट को कौन से देश में अभी लॉन्च किया गया है? तो इसको अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में लॉन्च किया गया है। और ये तब पॉसिबल हो पाया, 11 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में ही थे योगा महोत्सव के उपलक्ष्य में। और उस टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये पूरी जो एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इवेंट है इसको होस्ट किया गया। और इस दौरान ये फैसला लिया गया कि आने वाले टाइम में भारत के डिफेंस स्टार्टअप और अमेरिका के डिफेंस स्टार्टअप दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो भारत की तरफ से 15 डिफेंस स्टार्टअप और अमेरिका की तरफ से 10 डिफेंस स्टार्टअप, ये सब एक साथ मिलकर इस प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करेंगे और एक दूसरे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को साझा करेंगे। इस इवेंट का नाम इंडस एक्स रखा गया। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है सिल्वेस्टर लाचूना। ठीक है? तो अभी हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन सी कार्टून गर्ल के क्रिएटर थे? इस कार्टून गर्ल को ऐसा हो नहीं सकता कि आपने देखा ना हो। हर एक भारतीय इसके बारे में जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। इसको अमूल गर्ल के नाम से जाना जाता है। और इसका एक्चुअली जो इसका पूरा नाम है, इसको बोलते हैं अटलरी बटलरी। क्या बोलते हैं? अटलरी बटलरी अमूल गर्ल। तो अमूल का जो मक्खन आता है, बटर आता है, तो उसमें आप देख सकते हो पैकेजिंग में हमेशा से ये अमूल गर्ल बनी रहती है। इसी कार्टून को द कूना के द्वारा बनाया गया था, जो कि 80 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अभी हाल ही में कौन सा देश है जिसको हराकर भारत की विमेन्स अंडर 23 टीम ने विमेन्स इमर्जिंग एशिया कप T20 टाइटल अपने नाम कर लिया है? तो फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया। और भारत की तरफ से कनिका आहूजा जो है, ये मैन ऑफ द मैच रही। इन्होंने 23 गेंदों में 30 रन बनाकर नाबाद पारी खेली। भारत ने वैसे 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 127 रन बनाए थे, जो कि बांग्लादेश टीम नहीं बना पाई। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे कौन से दिन मनाया जाता है? हर साल इस दिवस को 22 जून के दिन मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि हमें रेन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, बायोडायवर्सिटी की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, हमें हमारे जंगलों को प्रोटेक्ट करके रखना है। इवन जो वर्षा का पानी है
उसे भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। बारिश के पानी को जब आप प्रोटेक्ट करके रखोगे, तभी हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, तो ज़्यादा दिन तक हमें पीने के पानी की दिक्कतें नहीं होंगी। इसके अलावा जो जल ही जीवन का कॉन्सेप्ट है, वो हर तरीके से फॉरेस्ट को भी बचाने में मददगार होगा। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं, यह हमारा कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा हमारी लगती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और कल से करंट अफेयर आपको सेम टाइम पर मिलेंगे, बिना नागे के। एग्जाम इंजन पर आप मेरे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हो 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए। ये मेरा रनिंग लाइव बैच चल रहा है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी चल रही हैं। यह बैच खत्म होने वाला है, 30 जून को ये खत्म हो जाएगा। साइंस की क्लासेस भी अपने आखिरी पड़ाव पर चल रही हैं। मेरी भी कुछ क्लासेस बची हुई हैं, जिनको मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ, अगले इस सप्ताह में ही। बाकी आप स्टैटिक जीके मैगजीन जरूर ले लीजिए, जिसमें मैंने 40 से ज्यादा टॉपिक कवर किए हुए हैं हर एक एग्जाम के लिए, स्पेशली जिनका भी सीजन लगा हुआ है अगले महीने। आप लोग तो इस मैगजीन को छोड़िए ही नहीं। हिंदी और इंग्लिश में इस मैगजीन को मैंने पब्लिश किया हुआ है, जरूर रिकमेंडेड है सभी के लिए। हिस्ट्री के रिकॉर्डेड बैचेस, पॉलिटी के रिकॉर्डेड बैचेस, ये सब आप अवेल कर सकते हो बहुत कम फी में एग्जाम इंजन में। इतनी कम फी में आपको कहीं और भी कोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। बाकी एमटीएस वाले स्टूडेंट एमटीएस के रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेल कर सकते हैं। केवल जीएसजी के चाहिए या कंप्लीट बैच चाहिए, हर तरीके का ऑप्शन एग्जाम इंजन में आपके लिए अवेलेबल है। आप पूरे साल भर का करंट अफेयर मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, मात्र 201 में। इसमें आपको हर महीने के एंड में पूरे महीने की करंट अफेयर मैगजीन हिंदी और इंग्लिश में मिल जाती है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी है, फुल लेंथ मॉक दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी आप दे सकते हो, टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज भी, सारे ऑप्शन है यहाँ पर। जब आप जाएंगे तो आपको फ्री में टेस्टिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप डेमो भी लेकर देख सकते हो। पूरा डेमो आपको सेम हू बहू वही इंटरफेस है जो कि आपको एसएससी में मिलने वाला है। तो सेम एक्सपीरियंस के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। एक बार में आपको 1840 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अपने आप में वो पर्याप्त है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।